नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। सीएम धामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर में हुए गठबंधन पर कांग्रेस को घेरा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर को बर्बाद किया है और बर्बादी करने वालों के साथ कांग्रेस का ये गठबंधन, इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निशाना साधा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस की मानसिकता आई सामने, जनता के सामने आई, तो सीएम धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि जेएनके में हुए गठबंधन पर कांग्रेस को घेरा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर को बर्बाद किया और उन्हीं के साथ कांग्रेस ने हाथ मिलाया। तो बर्बादी करने वालों के साथ कांग्रेस का गठबंधन, ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस की मानसिकता अब जनता के सामने आई है। सीएम धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। जम्मू और कश्मीर में अभी चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं और चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद जिस प्रकार से वहां पर अभी गठबंधन सामने आया है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, तो ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है, जिन्होंने 3 दशकों तक लगातार कांग्रेस कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया। आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार पोषित करने का काम किया और कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है, उस गठबंधन के बाद उनके मंसूबे सबके सामने जाहिर हो गए हैं कि वो किस प्रकार से कश्मीर को किस प्रकार से बर्बाद करने वाले लोगों के साथ आज अपना गठबंधन कर रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से हमारे चूँकि ये 10 सवाल हैं कि उनको 10 सवालों के जवाब देश की जनता को जरूर देने चाहिए। उधर आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली की आज पुण्यतिथि है और जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय अरुण जेटली को कोटिशाह नमन कर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, ओजस्वी विचारक, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पद्म विभूषण से अलंकृत स्वर्गीय अरुण जेटली जी की पुण्यतिथि पर कोटिशाह नमन। राष्ट्र के विकास में आपके द्वारा दिया गया योगदान सदैव अस्मरणीय रहेगा। उधर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल में हुए सड़क हादसे में कम से कम 27 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को शांति मिले। नेपाल के तनहुनु जनपद में भारतीय यात्रियों की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार अत्यंत हृदय विदारक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि मसूरी में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने मसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सुरेंद्र राजपूत ने दरअसल बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश को कुछ उद्योगपतियों के हाथों बेच रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं आम चुनाव में करारी शिकस्त मिली है। तो अब तक ये कभी हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल रहे हैं, कभी धर्म का कार्ड खेल रहे हैं और अब ये छद्म राष्ट्रवाद पर आ गए हैं। हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वालों, आपसे हमें राष्ट्रवाद सीखने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए हैं। कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है और आपके पुरखे तो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते हुए चले गए।
उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुका है। वहीं सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान हरिद्वार के खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने धामी सरकार गिराने के दावे पर सीएम धामी ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि सदन के अंदर जो कहा गया है वो रिकॉर्ड है, जिस पर एजेंसियां जांच जरूर करेगी। देखिए, अब उन्होंने सदन के अंदर बोला है, निश्चित रूप से प्रोसीडिंग में भी आया है सदन की। निश्चित रूप से हमारी एजेंसियां ने अभी सदन के अंदर दिया है, मैंने विधानसभा के अंदर उन्होंने बोला है, जरूर मैं समझता हूँ कि कामयाबी होगी। उधर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर संगठन की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान चलाती रहती है, जिसके चलते राजधानी देहरादून में पिछले दिनों बीजेपी राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने संगठन पर सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया था। वहीं प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी नवीन ठाकुर ने कहा कि बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाएं। देखिए, हमारे लिए जिस प्रकार स्काई इज नो लिमिट वो हमारा लक्ष्य है। जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, जितने भी देशभक्त लोग हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना ही हमारा लक्ष्य है। और माननीय प्रधानमंत्री जी 1 सितंबर से दिल्ली से आगाज करने वाले हैं। हमारी कार्यशालाएं जिला स्तर पर हो रही हैं, मंडल स्तर पर हमारी कार्यशालाएं हो रही है और लाखों लाख कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। हम उन सभी को अपने साथ जोड़ेंगे जो राष्ट्रवादी हैं और देश के हित का चाहने वाले, देश का विकास चाहने वाले कार्यकर्ता। उधर उत्तराखंड में बीजेपी ने जारी कैग रिपोर्ट को विकास की तस्वीर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की श्रेष्ठ राज्य बनाने की कोशिशों पर प्रामाणिक मोहर बताया है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि पहली बार सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े का 3 लाख करोड़ से पार जाना, जीडीपी में 6.71% की औसत वृद्धि और राजकोषीय घाटे में गिरावट इसका स्पष्ट संकेत है। इससे साफ होता है कि उत्तराखंड विकास की सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। की जो रिपोर्ट सदन में रखी गई है, उस रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो विजन है कि 2025 तक उत्तराखंड राज्य देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा हर दृष्टि से, उस ओर ये कैग की रिपोर्ट इंगित कर रही है। जिस तरह से राजकोषीय घाटे को कम करने की सरकार के द्वारा कोशिश की गई है और कम किया गया है, और उसी प्रकार से राजस्व में भी राज्य सरकार की उत्तराखंड की वृद्धि हुई है। तो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड सरकार का जो लक्ष्य है कि देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड राज्य बनेगा, उस ओर ये बजट, ये कैग की रिपोर्ट इंगित कर रही है। वहीं आपको बता दें कि राजधानी देहरादून के दोन अस्पताल में डेंगू के एक मरीज की पुष्टि हुई है, जिसे लेकर अब दोनों अस्पताल एक्टिव मोड में आ गया है। अस्पताल प्रशासन की माने तो ये मरीज टीडी का निवासी है, जो कि देहरादून उपचार कराने के लिए आया था। वहीं एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि मरीज ज्यादा बीमार नहीं था और अब वो अपना स्वास्थ्य लाभ लेकर घर जा चुका है। मरीज आया है जिसमें हमें हमारा काम मेनली उसको मुख्यतः इलाज देना होता है, और एक खुशी की बात है कि बिल्कुल वो ठीक था और अपना स्वास्थ्य लाभ लेकर घर जा चुका है। इसमें एड्रेस के बारे में इतना ही बोलना चाहूँगा, कई बार दूर दराज के मरीज जो होते हैं वो अपना एक लोकल एड्रेस लिखा देते हैं, तो ये मेरे लेवल की एक चीज़ नहीं है। इसमें हमारा मेन काम है कि हम अपना तैयारी को दुरुस्त रखें, और आप लोग के माध्यम से मैं पब्लिक से भी अपील करना चाहूँगा कि ऐसे में बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि आसपास गंदा पानी या साफ पानी जमा ना होने दें, क्योंकि बारिशें बहुत हो रही हैं। उधर आपको बता दें कि देहरादून के शीशमबाड़ा प्लांट की कूड़ा निस्तारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए नगर निगम लगातार कार्य कर रहा है, जिसे सितंबर महीने की शुरुआत तक पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा, जिस कंपनी का चयन स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किया गया है, उसके लिए निर्माण कार्य के लिए दरअसल ड्राइंग प्रेक्षित कर दी गई है। जो नई कंपनी चयनित की गई है स्मार्ट सिटी के द्वारा, जो टेंडर फ्लोट किए गए थे, उसके अंतर्गत जो है कंपनी के द्वारा जो है ड्राइंग प्रेषित कर दी गई है। ड्राइंग जो है संबंधित जो हमारे कंपनी जो इंजीनियर्स हैं वो लोग आकर जो है प्लांट की विजिट भी कर लिए, और उसकी रूपरेखा देखी जा रही है कि जो वर्तमान में मशीनें हैं
ताकि बगैर वर्तमान में कार्य जो है वो बाधित ना हो, उसके अंतर्गत ही मशीनों का इंस्टॉलमेंट किया जाए। तो उसी के अंतर्गत जो है अभी जो है डिसीजन पेंडिंग है कि मशीनों का इंस्टॉलेशन कब से शुरू किया जाएगा, और ये कार्य बहुत जल्दी जब शुरू होगा तो अपने जो है पूरे विद टाइम फ्रेम जो है वो कार्य कर लिया जाएगा। उधर आपको बता दें कि मसूरी में भारी बारिश के बाद धनौल्टी राष्ट्रीय राजमार्ग के पास भूस्खलन हो गया, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया। साथ ही सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जो जाम है वो लग गया, लेकिन 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से रास्ते को खुलवाकर यातायात के लिए सुचारू किया गया। उधर आपदा से निपटने के लिए नैनीताल जिला प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान लीलावती पंत राजकीय इंटर कॉलेज के 2 मंजिला भवन से 14 घायलों का रेस्क्यू किया गया। वहीं इस पर जानकारी देते हुए डीएम नैनीताल ने कहा कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन योजना की समीक्षा करना और मानक संचालन प्रक्रिया का मूल्यांकन करना है। का हमें लेना था, वो हमारा पेंडिंग था मौका का। उसी के उपलक्ष्य में आज भीमताल में हमने जीआईसी का ब्लॉक परिसर का एक प्लान किया था। तो उसी में जो हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया गया था कि जीआईसी में 14 लोगों का और विकास भवन में और ब्लॉक कार्यालय में 4 लोगों का रेस्क्यू करना था। वो हमने आज मौका एक्सरसाइज में किया है। एनडीआरएफ की टीम के द्वारा, एसडीआरएफ की टीम द्वारा बहुत अच्छा रोल प्ले किया गया है, और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टीम है उनके द्वारा भी अपना अपना रोल जो आईआरएस सिस्टम में जो दिया गया है उसका अच्छा रोल प्ले किया गया है। आने वाले समय में अगर कभी ऐसी कोई घटना होती है, अपनी घटना घटित होती है, तो हम लोग उसके लिए लोग रेडी है। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, भारी बारिश का प्रकोप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में भारी बारिश का प्रकोप जारी है और जानकारी फिलहाल आपको बता रहे हैं, पहाड़ से मैदान तक बारिश आफत बनकर टूटी है। ये बड़ी खबर, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है इसको लेकर। यशराज आनंद संवाददाता देहरादून से फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, फिलहाल वहां पर मौसम कैसा बना हुआ है और जो स्थिति भारी बारिश की वजह से बनी हुई है उसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट? बिल्कुल अंजलि, मैं बताना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड में यदि बात करें तो अगस्त के महीने में लगातार बारिश जारी है। वहीं पिछले 24 घंटे के भीतर राज्य में हल्की बारिश दर्ज हुई है, लेकिन यदि भारी बारिश की बात करें तो जागेश्वर में काफी भारी बारिश हुई है। और मौसम विज्ञान केंद्र ने आज शनिवार को देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं टिहरी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, हरिद्वार और चंपावत जिले में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के केंद्र ने कहा कि कुछ स्थानों में गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं और बिजली भी चमक सकती है। वहीं उत्तराखंड में बारिश के आंकड़ों पर यदि हम नजर डालें तो बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश कुमाऊं के बागेश्वर जिले में हुई है। यहाँ करीब 721.8 mm बारिश हो चुकी है, जो सामान्य बारिश के आंकड़े से 279% ज्यादा है। वहीं चमोली जिले में 360.1 mm बारिश हो चुकी है, जो सामान्य बारिश से 83% अधिक है। जबकि देहरादून जिले जो राजधानी है उत्तराखंड की, उसकी बात करें तो अगस्त के महीने में 22 जिलों में कुल 483 mm बारिश हो चुकी है, जो सामान्य वर्षा से 25% अधिक है। सबसे कम बारिश की बात करें तो पौड़ी जिले में सबसे कम बारिश 189.6 mm बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है, जो सामान्य बारिश से 43% अधिक कम है। और वहीं कम बारिश के मामले में दूसरे नंबर पर कुमाऊं जिला है, जहां बृहस्पतिवार तक सिर्फ 184.8 mm बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य वर्षा से 38% अधिक कम है। इसके अलावा अन्य जनपदों में सामान्य वर्षा का रिकॉर्ड किया जा चुका है, जिससे पूरे प्रदेश भर में 22 अगस्त तक 325 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य बारिश से 9% अधिक है। तो वहीं इस बार काफी ज्यादा बारिश भी हो रही है और बारिश के कारण सबसे बड़ी बात है कि आपदा भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। यदि आप बात करें कि मानसून सत्र की जो बैठक में के भराड़ी सैन में इस बार 3 दिवसीय मानसून सत्र आहूत किया गया था, जो समाप्त हो चुका है कल ही, लेकिन वहां पर भी काफी ज्यादा काफी मुद्दों को उठाया गया। उनमें से एक मुद्दा आपका बारिश को और आपदा को लेकर भी था कि बारिश के समय में आपदा की काफी ज्यादा स्थिति, भयावह स्थिति हो जाती है, जिससे पहाड़ों में लोगों को जाने आने में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वहां पर आज निर्देश दिया कि पहाड़ों में जो भी जिस तरीके से बनाव होती है, पहाड़ों में जिस तरीके से रूपरेखा तैयार की जाती है, उसके दिशा निर्देश दिया गया कि उसको सही तरीके से किया जाए।
साथ ही साथ पहाड़ों में विकास भी काफी अधिक किया जा रहा है, जिसको देखते हुए यहाँ पर विकास को देखते हुए लगातार लोगों को सचेत भी किया जाता है। और वहीं पर जब पहाड़ पर लोग चलते हैं, चूंकि अभी चारधाम की यात्रा भी चल रही है, तो चारधाम यात्रा को देखते हुए भी मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि चारधाम की यात्रा जो कर रहे हैं वो मौसम विभाग की जानकारी ले लें, जानकारी लेने के बाद ही वो पहाड़ों पर चढ़ा। और सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ों पर चढ़ाई करने की बात जहाँ तक है, तो 10 बजे रात से लेकर सुबह के 4 बजे तक पहाड़ों में यात्रा करना बिल्कुल प्रतिबंधित है, मना है। तो लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि वो रात में बारिश के समय में पहले कहीं कहीं भूस्खलन हो जाता है, कहीं पर पहाड़ के गिरने की बात सामने आती है, तो वहां पर वो देख कर ही यात्रा करें, तभी वो चारधाम की यात्रा करें, या यहाँ पर जाते हैं तो वो यात्रा करें। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर मदद किस हद तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही लोगों तक जो प्रभावित हुए हैं, और कई जगह पर राजमार्ग जो है वो बंद हो गए हैं, ऐसे में आवाजाही की दिक्कतें हो रही हैं। और अगर ऐसे मौसम आगे बना रहा, अभी राज्य मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अनुमान लगाया गया है इस मौसम को लेकर, तो अभी इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ कि पहाड़ों में जहाँ तक बात की जा रही है कि आवाजाही में जो परेशानियां आती है, या जो बोल्डर गिर जाता है, या जो पहाड़ से पत्थर टूट करके गिरता है, तो उसके लिए पहाड़ों पर जेसीबी को तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ पहाड़ों पर जगह जगह देखा जाता है कि तैनात है यहाँ पर दूसरे तो रूप में जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। उधर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भंडारी सैंण में दरअसल स्थित उत्तराखंड विधानसभा भवन में 3 दिवसीय मानसून सत्र के बाद विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सत्र स्थगित से पहले विपक्षी दल ने आपदा के मुद्दे को लेकर वॉकआउट किया था। आइए सुनते हैं क्या कहा विपक्ष के विधायकों ने। प्रदेश मानसून सत्र, पहाड़ पे सत्र का आयोजन और आपदा से पूरा प्रदेश त्रस्त, आपदा जैसे मुद्दे को विधानसभा में बोलने के लिए स्वीकार न करना, त्राहिमाम हो रहा है। चारों ओर आपदा से लोग प्रभावित हैं, सरकार उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रही है, लेकिन विधानसभा में अगर विपक्ष आपदा पर चर्चा करना चाहता है तो सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष उन्हें स्वीकार नहीं करते। पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार चरम पर है, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को स्वीकार नहीं किया जाता। किस बात की चर्चा इस सदन पर हो? संसदीय जो प्रणाली है उसके अनुरूप नियम 310 में एक सूचना लगाई थी जिसमें आपदा का विषय था, और जितने भी हमारे सम्मानित विधायक हैं उन सबके लगभग सभी के हस्ताक्षर उस पर थे। तो आमतौर पर परंपराओं के तौर पर यह होता है कि 310 की सूचना को नियम 58 के अनुसार पीठ सुन लेती है, लेकिन आज सरकार ने पता नहीं तो क्या चीजों की सरकार के दबाव में चीजें हुई कि उस सूचना को सुनने के लिए मना कर दिया। आपदा हमारे उत्तराखंड का बहुत ही प्रमुख विषय है, उस विषय को लेकर के पक्ष के लोग भी विपक्ष के लोग भी सब लोग उसमें। देखिए, लोकतंत्र की हत्या लगातार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार तो कर ही रही। आज राज्य की सरकार ने भी विरोध कर दिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बहाल नहीं होने देंगे। कल जिस प्रकार से विपक्ष ने सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करा, चाहे सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेके, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं को लेके, सरकार के पास झूठे आंकड़ों के पुलिंदों के अलावा, झूठी बातों के अलावा कोई जवाब नहीं रहता है। आज भ्रष्टाचार के मुद्दे से डर के ये सरकार भागी है, क्योंकि हम प्रश्न अगर ये उठाते कि केदारनाथ का सोना कहां गया। उत्तराखंड जनपद में, चमोली जिले में, गैरसैंण में बरसात के मौसम में सत्र होगा, और यही उत्तराखंड के दुख जो तकलीफ है, यहाँ आपदा है, उसको अगर इसी सदन में नहीं सुना जाएगा तो फिर कहाँ सुनवाई होगी। तो अगर यहाँ आपदा पर यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो फिर हम और क्या करेंगे वॉकआउट के अलावा? उनके पास संख्या बल है। इस बरसात के सीजन में और इस पहाड़ी प्रदेश में जहाँ हर जिले में आपदा से जनता त्राहिमाम कर रही, लोगों के घर टूट गए, मृत्यु हो गई, पानी की लाइनें बंद है, बिजली की लाइनें बंद है, सड़कें बंद है, और जो दैवीय आपदा के मानक हैं, खासकर टिहरी जनपद में भिलंगना और प्रतापनगर में ये गंभीर समस्या, लोगों की नहरें भी बंद है पानी की। दैवीय आपदा के एक छत मानक, यहाँ 10-10 कमरों का मकान है,
15-15 कमरों का मकान है, एक ही छत है, पहाड़ों में जगह, हर जगह मकान बनाने लायक नहीं मिल रहा है। तो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में उगने वाला घिंगारू यहाँ के लोगों में काफी लोकप्रिय है। बता दें आपको कि टमाटर की तरह दिखने वाला लाल रंग का फल नेपाल में भी होता है। घिंगारू का स्वाद खट्टा मीठा होता है। लोग इसे बेहद चाव से खाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस फल में कई औषधीय गुण मौजूद हैं, जो कि पेट से संबंधित सभी बीमारियां दूर करता है। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में उगने वाला घिंगारू यहाँ के लोगों में काफी लोकप्रिय है। छोटे सेब या टमाटर की तरह दिखने वाला लाल रंग का फल नेपाल में भी होता है। घिंगारू का स्वाद खट्टा मीठा होता है। लोग इसे बेहद चाव से खाते हैं। उनका मानना है कि इस फल में कई औषधीय गुण हैं। और ये घिंगारू जो हमारी फल है, और इसको हम खाते भी हैं और ये हार्ट का काम भी आता है, कहते हैं लोग। ये वीआईपी वाले हैं, जब घूमने आते हैं तो इसको ले जाते हैं अपने घर को, और इससे गैस भी बनती है, गैस भी ठीक हो जाता है। पेट की संबंधित जितनी भी बीमारियां सब दूर करती है। सर ये फल है घिंगारू, और ये पहाड़ के कई क्षेत्रों में पाया जाता है और इससे पेट की बीमारियां भी दूर होती हैं। पहाड़ों में मिल जाएगा। तो आजकल ये स्वाद, अगर ये पका हुआ है तो इसका स्वाद आपको मीठा ही लगेगा। यहाँ के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने भी कहा है कि घिंगारू पेट और दिल की बीमारियों के इलाज में काफी कारगर होता है। आंतों में जो खून निकलता है, मतलब डिसेंट्री जिसे कहते हैं हम, अमीबी डिसेंट्री, उसमें, और हार्ट के लिए तो और भी बढ़िया है। हार्ट की जो ब्लॉकेज है उनको भी खोलने में मदद करता है, खून पतला करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी ये डाउन करता है। लोग घिंगारू से कई तरह के मसाले बनाते हैं। खास बात है कि ये मसाले पूरे साल खराब नहीं होते। इनका कई पकवानों में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।